आज एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। कहानी का शीर्षक है प्रतिज्ञा। कहानी सुनिएगा। आज हेमदत्त के घर की सजावट किसी राजमहल से कम नहीं लग रही थी। जगह जगह मोतियों की झालरें लटकी हुई थी, मखमल के चंदुए बंधे हुए थे और रत्नों के तोरणों से हर दरवाजे सजे हुए थे। दरवाजों पर जो पर्दे थे वो आकाश गंगा की तरह जैसे लहरा रहे थे। आज घर और घर के बाहर नगर के सभी नर नारी जोरों जोरों से धूम मचा रहे थे। हर एक के चेहरे पर खुशी थी और हर एक का चेहरा शुभकामनाओं से भरा हुआ था। आज सेठ हेमदत्त और सेठानी हेमश्री की चेहरे की खुशी देखने लायक थी, और होती भी क्यों ना। आज उनके घर उनके 7वें पुत्र की बहू जो आई थी, बहुत बूढ़ी और रूपमती थी। वो सारे गांव में उसकी चर्चा चल रही थी। सभी बहुत खुश थे। पूरा घर मेहमानों से भरा हुआ था। आखिर सेठ हेमदत्त ने घर में जीवनवार जो रखा हुआ था, सो कई मेहमान जीम कर जा रहे थे और कई मेहमान जीमने आ रहे थे। ऐसे में सभी मेहमानों का भोजन हो चुका था और कई मेहमान बैठक कक्ष में सेठ जी के साथ बैठे हुए थे। तभी सेठानी वहाँ पहुँच जाती है। सारे मेहमान यहाँ वहाँ देखकर निकल जाते हैं। सेठानी अपना मुंह लटकाए सेठ जी के पास जाकर बैठ जाती है। तभी सेठ जी कहते हैं, अरे आज बहुत थक गई लगता है, लेकिन सेवक तो बहुत थे, ऐसा कितना काम था तुम्हें? तो सेठानी कहती है कि नहीं, मैं काम में नहीं थकी हूँ, मेरी चिंता तो कोई और है। सेठ जी उत्सुकता से पूछते हैं, क्या बात है सेठानी, ऐसी भी कौन सी चिंता है तुम्हें? इतने मंगलमय अवसर पर तुम आखिर क्यों मुंह लटकाए बैठी हो? सेठानी अपना मुंह उदास किए हुए सेठ जी से कहती है, क्या करूं, आज घर की किसी भी महिला ने भोजन नहीं किया। सेठ जी बहुत आश्चर्यचकित होकर कहते हैं, अरे क्यों, ऐसी क्या बात है? तो सेठानी कहती है कि मैं बहुरानी के पास गई, उससे कब से बोल रही हूँ कि वो भोजन कर ले, लेकिन बहुरानी है कि मौन बैठे हुए हैं, ना उठ रही हैं ना भोजन कर रही हैं। ऐसे में हम सब कैसे भोजन कर सकते हैं? सेठ जी थोड़े तो चिंतित हुए, लेकिन फिर उन्होंने बात हटाते हुए कहा कि कोई बात नहीं, हो सकता है वो संकोच कर रही हो, जाकर तुम लोग भोजन कर लो, जब उसे भूख लगेगी तो वो स्वतः ही आ जाएगी। सेठानी हाँ में सर हिलाकर वहाँ से चली गई। सेठानी और घर के सभी लोग भोजन कर लेते हैं, लेकिन मनोवती अभी भी मन में नवकार मंत्र का जाप कर रही होती है और चेहरे पे प्रसन्नता और आनंद झलक रहा होता है। सेठानी दूसरे दिन फिर आती है, बहुरानी चलो भोजन कर लो, अब तो मौन तोड़ो। लेकिन अब भी मनोवती कुछ नहीं बोलती और चुपचाप प्रसन्नचित नवकार मंत्र का जाप करती रहती है। दूसरे दिन फिर यही होता है। सेठ जी से सेठानी कहती है कि आज भी बहुरानी ने भोजन नहीं किया। तीसरे दिन सेठ जी कहते हैं कि आज कोई भी भोजन नहीं करेगा जब तक मनोवती भोजन नहीं करेगी। पूरा दिन निकल जाता है, लेकिन मनोवती फिर मौन रहती है और नवकार मंत्र का जाप उनके मन में चलता रहता है और चेहरे पे प्रसन्नता का भाव दिखाई पड़ता है। जब किसी के भी भोजन ना करने पर भी मनोवती मौन नहीं तोड़ती और अपनी जगह से नहीं उठती, तब सेठ जी उनके मायके हस्तिनापुर संदेश भिजवा देते हैं। जब हस्तिनापुर में उनके माता पिता को ये बात पता चलती है कि अभी तक बिटिया ने भोजन नहीं किया, तो वो बहुत चिंतित हो जाते हैं और तत्क्षण ही बेटे मनोज कुमार को बल्लभापुर के लिए रवाना कर देते हैं। यहाँ मनोज कुमार बल्लभापुर आ रहे हैं और वहाँ पर मनोवती के माता पिता चिंतित हैं और सोचे जा रहे हैं कि आखिर ऐसी कौन सी मुसीबत हमारी बेटी के ऊपर आ गई है जिसकी वजह से उसने 3 दिन से भोजन नहीं किया। वो अपनी बेटी को दिए हुए संस्कारों को याद करते हैं और रो पड़ते हैं। तभी मनोवती के पिताजी उनकी माँ को समझाते हैं कि रो मत, हमारा बेटा गया है ना, वो सब ठीक कर देगा।
तभी मनोज कुमार बल्लाभापुर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचते ही सबसे पहले सेठ हेमदत्त उनसे कहते हैं कि भाई कोई उपास वगैरह चल रहा है क्या? कब तक होगा ख़त्म? अब तुम ही बताओ। 3 दिन से कुछ नहीं खाया तुम्हारी बहन ने। मनोज हाँ में सर हिलाता हुआ अंदर चला जाता है और अपनी बहन से पूछता है कि आखिर क्या बात है, तुम भोजन क्यों नहीं कर रही हो? इतना मंगलमय वातावरण चल रहा है और तुम इसे अमंगल बना रही हो। आखिर ऐसी कौन सी बात है? तो मनुवती बड़े शांत भाव से कहती है कि भ्राता, मैंने महाराज श्री के सामने ये प्रतिज्ञा ली है कि मैं जब तक मंदिर में गजमोती नहीं चढ़ाऊंगी, गजमोती नहीं चढ़ाकर जब तक दर्शन नहीं कर लूँगी, तब तक भोजन नहीं करूँगी। और मुझे यहाँ पर तो गजमोती दिखाई नहीं पड़ते। तो आप ही बताओ भ्राता, मैं क्या करूँ? आप बाहर किसी से कुछ मत कहना, बस मुझे यहाँ से लेवा चलो। ये सुनकर मनोज बाहर आ जाते हैं। तभी सेठ जी पूछते हैं कि भाई क्या बात है? तो मनोज कहता है कोई बात नहीं, वो थोड़ा संकोच कर रही है, मैं उसे हस्तिनापुर ले जाता हूँ, वहाँ जाकर वो थोड़ा शांत हो जाएगी और हम उसे समझा देंगे। इतने में बात काटते हुए सेठ जी कहते हैं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप हमें सीधे सीधे बताइए आखिर बात है क्या? मनोज उन्हें सब कुछ सही सही बता देते हैं। तभी सेठ जी मुस्कुराते हुए अपने भंडार घर खुलवा देते हैं और भंडार घर के गज मोती हीरे जवाहरात से पूरा घर महक उठता है, मानो सेठ जी के पुण्य उदय ही आज पूरे घर में जगमगा रहे हैं। और माता पिता की अर्थात सास ससुर की आज्ञा लेकर मनोवती स्नान कर शुद्ध वस्त्र पहनती है और डिब्बे में गजमोती भरकर मंदिर के लिए चली जाती है। अति भाव भक्ति के साथ वह श्री जिनेंद्र देव के दर्शन करती है और प्रभु के समक्ष गज मोतियों के पुंज चढ़ाती है और अपने जीवन को कृतार्थ मानती है। प्रभु के दर्शन पाकर वह घर पहुंचती हैं और भोजन करती हैं। उसके उपरांत मनोज कुमार के आग्रह पर उन्हें विदा कर दिया जाता है और वो हस्तिनापुर अपने माता पिता के पास चली जाती है। गांव भर में उनके धैर्य की चर्चा चल रही होती है। देखो बहू कितनी सुलक्षणा है, अपने नियम में कितनी अटल है, धैर्य के साथ सारे उपास कर गई और रोना धोना बिल्कुल नहीं। सारे गांव भर में भिन्न भिन्न की चर्चा हो रही थी और सभी बहुत खुश थे। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि नियम चाहे जो भी हो, हमें उसका पालन दृढ़ता से करना चाहिए और चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट और प्रसन्न चित्त के साथ हमें अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। जय जिनेंद्र।